हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट। दरअसल ये जो टॉपिक है हमारे आज के समय में, जो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है या जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसमें ठोस अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में इमर्ज हुआ है। और खास करके जो अर्बन साइट्स हैं या अर्बन एरियाज हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया है। और दूसरा आया है कि इसका समाधान क्या किया जाए, इसका निस्तारण कैसे किया जाए, इसका मिटिगेशन कैसे किया जाए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्या क्या इसमें टाइप्स होते हैं, इसका समाधान क्या है। आइए इसके पहले समझते हैं कि ये जो हमारी क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। हमने देखा है कि यूपीएससी या स्टेट कमीशन के जो स्टूडेंट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्लियर नहीं होता है और क्वेश्चन करने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो उसमें आप करंट अफेयर्स के जो मैटर्स हैं या जो एडवांस लेवल की चीजें हैं उसको ऐड ऑन करते हुए अपने क्वेश्चन को या अपने आंसर को बहुत अच्छा तरीके से आप डील कर सकते हैं या अपनी क्वालिटी को बहुत बेटर बना सकते हैं और अपने आप को बेस्ट कंपटीटर के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये मेरी क्लास जो है ये बिल्कुल सिंपल रहने वाली है। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे। इस क्लास को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो यहाँ मेरा पूरा फोकस है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। ये मेरी क्लास जो है बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरी आपको सलाह है कि आप क्वेश्चन इस लेक्चर को सुनिए, कोई भी टॉपिक पढ़ा कीजिए, चाहे कहीं से पढ़िए चाहे कहीं से सुनिए। आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपने शब्दों में नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। तो आप सुन लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अपना खुद का नोट्स जरूर बनाइए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट क्या होता है, तो इसको देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पोल्यूशन वाली चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पोल्यूशन को देखा है। तो ये भी क्या है, इट इज ए आल्सो पार्ट ऑफ आवर पोल्यूशन। ये हमेशा एक पोल्यूशन का क्या है, प्रदूषण का एक भाग रहता है या रहेगा। क्लियर है? तो देखिए क्या है, सॉलिड वेस्ट रिफर टू एनी discarded or unwanted substances, including a variety of items such as paper, plastic, glass and food wastage। मतलब जो ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ये ऐसे तत्वों की उपस्थिति है जो क्या है, हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं। अब कैसे हो गया, जैसे पेपर हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, शीशा हो गया, या खाद्य पदार्थ जो अपशिष्ट हैं इनका, या जो गार्बेज हो गए। ठीक है, ये तो इसकी लिमिटेड डिफिनीशन दी गई है, बट इसमें बहुत से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जिसको हम वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट आल्सो स्टेट्स दैट सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड्स डेब्रीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स। जो औद्योगिक संस्थान है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब है कि जो औद्योगिक संस्थान है, यूनिट्स हैं, आर अदर डिस्कार्डेड मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्री। जो उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं या जो उद्योगों से निकलने वाले अगर अलग अलग डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्री, कॉमर्शियल, माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। जो कृषि कार्य में अपशिष्ट निकलते हैं या जो उद्योगों खनन खनन करने में निकलते हैं, माइनिंग करने में निकलते हैं, या जो शहरों के तोड़ फोड़ से जो डेब्रीज निकलती हैं, जैसे देखते हैं ना कि पुराने घरों को तोड़ा जाता है तो उनके जो मलबा होते हैं वो कहीं ले डिस्पोज कर दिया, तो वो भी क्या है, वो भी सॉलिड वेस्ट है। या जो फसलें हैं उनके अपशिष्ट भाग को छोड़ दिया तो वो भी क्या है, सॉलिड वेस्ट है। या हम खाना खाए हुए रैपर फेंक देते हैं, ठीक है, या जो हमारे फूड सड़ी हुई सब्जियां फेंक देते हैं, या इस तरह से जो भी पदार्थ फेंक देते हैं वो भी क्या है, सॉलिड वेस्ट है। क्लियर है? और ये क्या करता है, हमारे पर्यावरण को दुष्प्रभावित करता है। क्लियर है? अब यहां पर हम आते हैं कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है ये कितने प्रकार का होता है, कितने तरह का सॉलिड वेस्ट होता है। देखिए, सॉलिड वेस्ट हैज इमर्ज एज ए मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू द कंज्यूमरिस्ट ट्रेंड इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। जो हमारा उपभोक्तावादी संस्कृति पैदा हुई है, इसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट है ये एक समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर इसको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। द मेन रीजन फॉर विच इज ह्यूमन एक्टिविटीज। और जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट है, इसका मुख्य कारण क्या है, मानवीय गतिविधियां। दरअसल देखा जाए
तो इस पृथ्वी पर अभी फिलहाल जितनी समस्याएं हैं उसका अल्टीमेट रीजन कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मनुष्य हैं। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर हमारी अर्थ से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे अर्थ में ये 3.8 बिलियन ईयर से मतलब 3.8 अरब साल से इस पृथ्वी पर जीवन है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज क्या हुई? एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। बट कौन सी ऐसी स्पीसीज रही जो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है, या कहा जाए कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा इसने प्रहार किया है, या तुम्हारी कंडीशन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है? तो आई थिंक अगर अर्थ बोल सकती तो क्या बोलती? हम ही लोग को बोलती कि जो मानव है ये प्रजाति मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार की। और देखो नेचर का एक बहुत बड़ा रूल है, बहुत अच्छा रूल है कि जो नेचर में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करती है, करता है स्पीसीज या करती है, नेचर उसको बहुत जल्दी यहाँ से वापस कर देती है, भैया निकलो यहाँ से, अब बहुत हो चुका। तो हम लोग तो जुम्मा जुम्मा अभी 10 से 11 हजार साल पहले ही अर्थ पे आए हैं। कि जो हमारे पूर्वज थे, जो आधुनिक मानव के पूर्वज थे, कब आए हैं ये आए हैं होलोसीन इरा में आए हैं। और ये 10 से 11 हजार साल पहले आए हैं और इतना ज्यादा नरक मचा दिए हैं कि आई थिंक बहुत ऐसे रिसर्चर हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 400 से 500 साल में ही पृथ्वी से मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका एक रीजन तो ये होगा कि इस अर्थ के को इतना हम लोग एक्सप्लॉइट कर चुके होंगे, इतना ज्यादा इसके संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग कर चुके होंगे कि अब इस अर्थ पे हमारे लहने लायक कोई संसाधन नहीं बचा होगा। तो हमको इसको छोड़ना एक क्या होगा? कंपल्सेशन होगा, या कहा जाए कि एक मतलब मजबूरी हो जाएगी। एक तो रीजन ये होगा। दूसरा ये होगा कि हम लोग इस अर्थ को बर्बाद करके यहां से चले गए होंगे बड़े बड़े शिप में किसी और प्लेनेट को लूटने या उसको बर्बाद करने। तो ये एक्चुअल में क्या है ना कि हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक है साइंस, अगर साइंस से पूछा जाए, और एक है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, दोनों सब्जेक्ट से पूछा जाए कि मनुष्य को तुम किस रूप में पहचानते हो, तो साइंस बोलेगा कि ह्यूमन जो स्पीसीज रही है ये अभी तक की स्पीसीज में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट रही है और सबसे ज्यादा ये क्या रही है? क्रिएटिव रही है। इसने मुझे मतलब साइंस को पूरी अर्थ पे या पूरे अपने मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है जो भी है इसमें इसने क्या किया? इसको स्प्रेड किया है या इसकी ताकत को दिखाया है। तो ह्यूमन स्पीसीज क्या रही है कि इसने मुझे डिस्कवर किया है या मुझे इसने रिवील किया है। साइंस क्या है? अनलिमिटेड है, जितना खोजिए उतना साइंस आपको बढ़ती जाएगी। हमारे एंसेस्टर के पास साइंस क्या थी? कम थी, लेकिन हमने इनोवेशन किया, साइंस बढ़ती गई। ठीक है, तो ये कहेगा कि साइंस को इसने क्या किया? बहुत ज्यादा स्प्रेड किया है। लेकिन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से पूछा जाए कि ह्यूमन स्पीसीज कैसी है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आके खड़े होकर बोल सकती है, तो बोलती कि हमारे हमारे अर्थ पे 3.8 बिलियन ईयर से मतलब 3.8 अरब साल से स्पीसीज हैं पृथ्वी पर। बट ह्यूमन जैसा कोई डिजास्टरस नहीं रहा है। ये स्पीसीज ऐसी रही है जो पूरे पृथ्वी या कहा जाए कि पर्यावरण को बर्बाद की है। तो जहां साइंस हमको क्रिएटिव स्पीसीज के रूप में रिकॉग्नाइज करेगी, एक सृजन करने वाली प्रजाति के रूप में जानेगी, वहीं इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमको डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज के रूप में रिकॉग्नाइज करेगी कि भैया ये स्पीसीज जो ह्यूमन स्पीसीज है ये इस इन्वायरमेंट को या इकोलॉजी को सबसे ज्यादा डिजास्टर पहुंचाई है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाई है। तो सोचो हम ह्यूमन स्पीसीज की क्या रोल है इस अर्थ पे कि हम लोगों ने इस अर्थ को सबसे ज्यादा डिजास्टर दिया है, सबसे ज्यादा इसको ऊंड दिया है, सबसे ज्यादा घाव दिया है इस अर्थ को और नेचर को। क्लियर है? तो यही हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, मानव जनित कारण है वो। तो उसी में जो सॉलिड वेस्ट है ये भी क्या है? ये मानव जनित समस्या है जिसमें मनुष्य ने क्या किया है? समस्या उत्पन्न किया है। और मैंने आपको पॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया है कि सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म हमारे अर्थ के या हमारे नेचर पे या हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है इसमें क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। इसके अंतर्गत पृथ्वी क्या करती है कि अपने अंदर आए हुए दुष्प्रभावों को खुद ही सही कर लेती है। मतलब कोई पॉल्यूटेंट अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में या इसके वाटर सिस्टम में या कहीं भी उत्पन्न हुआ है कोई प्रदूषक, तो अर्थ क्या करती है? सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, जिसमें अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान समाधान अर्थ कर लेती है।
उस पॉल्यूटेंट को धीरे धीरे अर्थ क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको डाइल्यूट कर देती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि इतना ज्यादा इमिशन कर दिया है, इतना ज्यादा प्रदूषण कर दिया है कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है अर्थ का, वो भी फेल हो गया कि भैया इतना ज्यादा प्रदूषण करोगे तो हम कितनी साफ सफाई कर पाएंगे। जैसे कि आपका जो वाटर प्यूरिफायर है या एयर प्यूरिफायर है, वो एक लेवल तक के ही वो प्रदूषित जल को सही कर सकता है या प्रदूषित वायु को सही कर सकता है। जब ज्यादा उसमें प्रदूषण होगा तो ये भी हाथ खड़े कर देगा, भैया इसको हम सही नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही हमारी अर्थ है कि भैया हम लोगों ने इतना प्रदूषण कर दिया है कि अर्थ ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो अब तो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो सॉलिड वेस्ट हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं। तो पहला है म्युनिसिपल वेस्टेज, मतलब जो हमारे शहरों से निकलने वाले या अर्बन एरिया से जो निकलने वाले वेस्टेज हैं या सॉलिड वेस्ट हैं, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। जिसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड्स एवरीडे आइटम्स डिस्कार्डेड फ्रॉम होम्स सच एज पेपर। हमारे शहरी क्षेत्रों में या घरों से निकलने वाले जो डेली जो हमारे ठोस अपशिष्ट हैं, इसमें क्या होता है, पेपर है, कागज है, प्लास्टिक है, फूड स्क्रैप्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, यार्ड वेस्ट हैं एंड हाउस होल्ड हैजार्डस वेस्ट हैं सच एज बैटरीज हैं और क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं। तो ये देखो सब क्या है, इसमें देखोगे कागज है, प्लास्टिक है, जो खाद्य पदार्थ के बचे हुए भाग हैं, ठीक है, या कपड़े हमारे जो फटे पुराने हैं, या जिनको हम पैकेजिंग आइटम्स बोलते हैं, जो हम लोग पैक करके सामान लाते हैं वो हैं, या हमारे घर के आसपास के जो भी मतलब खराब सामान है या नुकसानदायक सामान है, ठीक है, जिसमें बैटरीज हो गए या साफ सफाई वाले जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, तो जो हमारा सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता है, औद्योगिक संस्थानों से निकलता है, उसको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। देखिए क्या है, जनरेटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो हमारा औद्योगिक प्रसंस्करण है या जो हम विनिर्माण की प्रक्रिया करते हैं, उसके थ्रू जो हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। अब इंडस्ट्रियल वेस्टेज इंक्लूड्स मटेरियल सच एज, कौन कौन सा होता है, तो स्क्रैप मेटल्स, जो अपशिष्ट क्या होते हैं, धातुएं होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो रासायनिक तत्व होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, स्लजेस होते हैं, ठीक है, एंड अदर बाई प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज। विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ के औद्योगिक संस्थान ठोस अपशिष्ट निकालते हैं जो हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो ये तो हो गया इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, जो हमारे गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये जब खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ई वेस्ट कहा जाता है। और आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने भी ई वेस्ट हैं ये बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट उसमें यूज किए होते हैं, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या है, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर, मतलब इसके अंदर क्या है कि ऐसे थोड़े इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो अब यूज में नहीं है, अब यूजलेस हो गए हैं। अब इसमें क्या है, तो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, टेलीविजन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं एंड अप्लायंसेस हैं, विभिन्न प्रकार के अप्लायंसेस हैं, कंटेन hazardous substances such as lead, mercury, which requires special handling and disposal। को इन पदार्थों जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक या गैजेट्स हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के नुकसानदायक या हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनमें पहला तो है यहाँ पे कि लेड है, सीसा है, मरकरी है, कैडमियम, बहुत सी चीजें इसमें पड़ी होती हैं, सिलिकॉन है, कैडमियम है, जो हमारे क्या हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो ये भी हो गया। तो जो हमारा ई वेस्ट है, अब देखो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गए या यूएसए कनाडा हो गए, ये अपने यहाँ से क्या करते हैं ना कि ई वेस्ट इंडिया जैसे, चाइना जैसे, जो चाइना भी नहीं है, इंडिया जैसे विकासशील देश है, उनके यहाँ क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, कम दाम पे लेके जाओ, अब तुम इनसे निपटो। और भारत जैसे जो विकासशील देश है ना, वो ई वेस्ट से बहुत ज्यादा परेशान है, और ऐसे भी ई वेस्ट से परेशान है जो उनके कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किया गया है। प्रोड्यूस कहाँ किया गया है, ये अदर कंट्री में किया गया है, बट यहाँ के लोग उसका नुकसान भुगते हैं। फिर क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो हमारे कृषि क्षेत्र से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है। इसमें क्या है, तो जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड्स
क्रॉप रेजिड्यूज मतलब जो फसलें हैं उनके अवशिष्ट हैं, एनिमल मैन्यूर हैं, जो एनिमल जो क्या करते हैं, स्टूल है, पू है, डंग है उनका, वो भी क्या है सॉलिड वेस्ट के रूप में है। फिर क्या है, पेस्टिसाइड है, जो खरपतवारनाशी हैं या कीटनाशी हैं उनका जो है वो भी है, डब्बा डब्बी फेंक दिए वो भी उसमें है, ठीक है। एंड अदर वेस्टेज जनरेटेड इन एग्रीकल्चर प्रोसेस मतलब कृषि के उत्पाद प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इस तरह से ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या है, हैजार्डस वेस्ट मतलब हानिकारक वेस्ट जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। देखिए, मटेरियल दैट पोजेज ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ आर द इन्वायरमेंट ड्यू टू इस टॉक्सिक, फ्लेमेबल, कोरोसिव और रिएक्टिव नेचर इज कंसीडर्ड हैजार्डस मतलब बहुत से ऐसे मानव गतिविधियों द्वारा ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो क्या करते हैं, क्षरण करते हैं या स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करते हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स आइटम सच एज बैटरीज हैं, जो हमारी बैटरीज होती हैं। अब चाहे ये बैटरी किसी जगह हो, स्मार्टफोन में हो, टैबलेट में हो, कंप्यूटर में हो, गाड़ी में हो या घरों में यूज किया जाता है जो हमारे यहाँ, ठीक है। किसी भी चीज में बैटरी यूज की गई, उसमें क्या होता है, उसमें लिथियम होता है या बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। या फ्लूरोसेंट बल्ब्स हो गए, जो हमारा एलईडी बल्ब हो गया, सीएफएल हो गया, ये सब हो गए। या पेस्टिसाइड हो गए, ठीक है, जो खरपतवार कीटनाशक हो गए। या सर्टेन केमिकल एंड मेडिसिनल वेस्ट हो गए। अब देखो ध्यान से देखना कि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल होते हैं ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं या रैपर्स होते हैं, या मान लो किसी को इंजेक्शन लगाया गया, ड्रिप चढ़ाई गई और जो वो प्लास्टिक का पूरा बॉटल है उसको फेंक दिया गया, जो सिरिंज है उसको फेंक दिया गया। अब सिरिंज में क्या है, प्लास्टिक है और उसमें नीडल जो लगी हुई है वो है लोहे की लगी हुई है, स्टील की लगी हुई है। फिर से तसत किसी को प्लास्टर चढ़ाया गया, प्लास्टर काट के फेंक दिया गया, क्या है वो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। या उसमें बहुत से ज्यादा उसमें होता है केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, बहुत से ऐसे दवाइयों के रैपर्स होते हैं, फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है कि बहुत ज्यादा, या जो एक्सपायरी दवाइयां उसको ऐसे फेंक दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सॉलिड वेस्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत इस तरह से इफेक्ट करती हैं। खास करके जो हॉस्पिटल से निकले हुए होते हैं पदार्थ, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। क्लियर है? और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ठीक है, जिनका दवा हो रही है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बट जब यूज हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। फिर क्या है, कॉमर्शियल वेस्टेज। कॉमर्शियल वेस्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सच एज ऑफिस, ठीक है, जो हमारे यहाँ व्यापारिक या वाणिज्यिक संस्थान है उसके द्वारा निकलने वाला जो ठोस अपशिष्ट है। इसमें क्या है, जिसमें ऑफिस से निकलने वाला है, रेस्टोरेंट से निकलने वाला है, शॉप से निकलने वाला है मतलब दुकान से निकलने वाला है, या किसी इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला है, ठीक है, किसी भी संस्थान से निकलने वाला है, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई इस तरह का संस्थान हो, उससे जो भी निकलता है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें तो एक पेपर होते हैं, कागज पत्तर होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जो पैकेज करने में यूज किए जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे थर्माकोल हो, चाहे कुछ भी हो। उसमें क्या क्या है, फूड वेस्टेज है, जो खाद्य पदार्थ, बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये भी हो गए। एंड अदर डिस्कार्डेड आइटम्स, तो इसमें अंतर्गत ये होता है, ये कॉमर्शियल क्या होते हैं, क्षेत्रों से निकलते हैं, वाणिज्यिक संस्थानों से निकलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा सॉलिड वेस्ट का एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रीज, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है या जो हम बिल्डिंगों को तोड़ते फोड़ते हैं, सड़कों को तोड़ते फोड़ते हैं, पुलों को तोड़ते फोड़ते हैं, तो जो उनसे डेब्रीज निकलती हैं, मलबा निकलते हैं, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, ये सॉलिड वेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, तो सबसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अब देखो क्या है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, जो हमारा निर्माण है उससे जनरेटेड जो वेस्ट है या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं। फिर क्या है, रिनोवेशन एंड डिमोलिशन इंटाइटीज इंक्लूडिस, ठीक है। अब इसमें देखो, कोई संस्थान है या कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उसका या तो रिनोवेशन कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें तोड़फोड़ करके जोड़ घटा रहे हैं, वहां से कुछ डेब्रिज निकले, कुछ मलबा निकले। या हम किसी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, सड़क को तोड़ रहे हैं, पुल को तोड़ रहे हैं, फैक्ट्री को तोड़ रहे हैं, कुछ भी तोड़-फोड़ कर रहे हैं, उससे जो मलबा निकल रहा है उसमें जो है किसी संस्थान को तोड़ते हुए इसमें शामिल होता है। फिर क्या है, कंक्रीट जो इसमें लगी हुई उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, जो इनमें लकड़ी यूज की गई है उसको तोड़ रहे हैं, जो ईंटें लगे हुए हैं उनको तोड़ रहे हैं,
जो सड़कों पे asfalt लगी हुई है, जिससे सड़कें बनती हैं, डामर जिसको बोलते हैं, पिच जिसको बोलते हैं, उसको तोड़-फोड़ रहे हैं, वो भी इसमें करता है। या मेटल एंड अदर मटेरियल्स हैं, जो धातुएँ लगी हुई हैं, जैसे देखो बहुत सी बिल्डिंगों में क्या होता है ना कि आयरन स्टील लगी होती है, लोहे की सरिया लगी होती है। जब बिल्डिंग टूट रही है, तो उसमें लोहे की सरिया भी निकल रही है, तो ये भी क्या करते हैं, जंग लगी होती है, इसको भी फेंक देते हैं यूज़लेस तरह से, तो ये भी हो गया। या सड़कें बनी हुई जो आरसीसी वाली वो टूट-फूट रही है, तो उसमें लगी हुई जंग लगी हुई सरियाँ हैं, ठीक है? तो इस तरह से मेटल्स हैं या अन्य मटेरियल्स हैं, ठीक है? और ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जितने भी तत्व यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब हमारे निकलते हैं, ये भी वेस्ट के रूप में जाना जाता है, अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। और देखो एक तो होता है ना कि जो हमारे यहाँ अभी इसको हम लोग डिस्कस करना थोड़ा-सा भूल गए थे, कि बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जैसे ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं या बोन कैंसर है। इसमें क्या होता है ना कोबाल्ट 60 या इस तरह के जो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं, इनको ओपनली ऐसे तरह से क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है इनको, तो वो भी क्या है बहुत हार्मफुल होता है ये सब, ठीक है? तो ये तो हमारा था जो सॉलिड वेस्ट है। फिर इसमें क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है भाई? कि ये ठोस अपशिष्टों का कैसे निस्तारण करना है? तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट रिक्वायर डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। जो विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट हैं, इनके निस्तारण के लिए या इनकी समस्या के समाधान के लिए हमको डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही तरीके से हम सबका निस्तारण करने नहीं, इसके लिए क्या करना होगा हमको डिफरेंट अप्रोच अपनाना होगा, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखना है इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग। कुछ ऐसे अपशिष्ट होंगे जिनकी रिसाइकलिंग की जाए, पुनर्चक्रण कर दिया जाए, भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या करना है कंपोजिटिंग करना है, कुछ को सड़ा गला देना है, डिकम्पोज कर देना है, क्या करना है इंसेंसिटाइजेशन करना है, लैंडफिल डिस्पोजल करना है या अदर स्पेशल ट्रीटमेंट करना उनके साथ, ठीक है? तो ये सब किया जाएगा टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हमें इन सभी जो भी हमारे यहाँ ठोस अपशिष्ट निकल रहे हैं, इन सभी के निस्तारण के लिए एक जैसा हमको पैरामीटर नहीं अडॉप्ट करना है या मैकेनिज्म नहीं अडॉप्ट करना है। हमको सभी के लिए क्या करना है, अलग-अलग तरीके को इसमें इन्वॉल्व करना है या अलग-अलग तरीके से इनका डिस्पोजल करना है। और इससे हमको क्या कर सकते हैं कि अपने पर्यावरण को हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक से सुधार सकते हैं। कि हमारा पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे, हमारा जीवन सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर देखो अलग-अलग मैकेनिज्म क्या है, तो पहला यहाँ पर ये है रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग का मतलब देखते हैं आपकी कूड़े गाड़ी आती है, जो डस्टबिन है, भाई बहुत से जगहों डस्टबिन लगा लगा होता है कि एक यहाँ पर देखते हैं 3 तरह के डस्टबिन होते हैं और खास करके 2 डस्टबिन तो होते ही हैं। एक गीला कूड़ा और एक सूखा कूड़ा। जो ग्रीन कलर का होता है गीला कूड़ा और जो ब्लू कलर का होता है सूखा कूड़ा, और एक और होता है कि जो जैसे होता है जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे गीला कूड़ा में क्या होता है कि जो हमारे वेजिटेबल्स पील्स हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं या जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कागज है, पेपर है, तो इज़िली क्या हो जाते हैं डिस्पोज़ल इनका हो सकते हैं, इनका निस्तारण हो सकता है, डिग्रेडेबल हैं। तो इनको इसमें कर दिए। जो नॉन डिग्रेडेबल हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया या टीन का केन हो गया, ये इस तरह की चीज़ हैं जिनका डिस्पोज़ल नहीं किया जा सकता है, उनका जल्दी उनको डिग्रेडेबल नहीं उनको बनाया जा सकता है, तो उनका है। एक है जो hazardous एलिमेंट्स हैं, जो नुकसानदायक है उनको करना। तो इस तरह से बहुत से ऐसे तत्व हैं, जिनका हम पुनः क्या कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं। उनको फिर से यूज़ में कर सकते हैं। जैसे पेपर हो गया, तो पेपर में है या ऐसे प्लास्टिक हैं जो रिसाइक्लिंग वाले, सिंगल यूज़ वाले जो प्लास्टिक है, उनको रिसाइक्लिंग नहीं किया जा सकता है। बट बहुत से सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक के अलावा भी प्लास्टिक होते हैं, जिनको रिसाइक्लिंग की जा सकती है। या जो हमारे धातुएँ हैं, इनकी रिसाइक्लिंग की जा सकती है। या जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उनको क्रश करके पाउडर के रूप में यूज़ करके उनको भी हम रिसाइक्लिंग प्रोसेस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिसाइक्लिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट मटेरियल इंटू न्यू प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि उस जो गार्बेज है या जो कूड़ा-करकट है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको इकट्ठा कीजिए, उसकी छँटाई कीजिए और उसमें से देखिए कि किसका हम रिसाइक्लिंग कर सकते हैं। फिर उसको क्या करना है, प्रोसेसिंग कीजिए और नए प्रोडक्ट बनाइए। क्लियर है? तो न्यू प्रोडक्ट बना लीजिए, तो इससे उनका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। It reduces the amount of waste sent to the landfill or incineration and reduce energy consumption compared to creating new materials from raw sources। देखो अब बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनका रिसाइक्लिंग करेंगे अगर हम, तो इस रिसाइक्लिंग की प्रोसेस में क्या होगा
कि उनको बहुत कम ऊर्जा उपभोग किए या खपत किए हुए हम नए प्रोडक्ट को बना लेंगे। और जो हम लैंडफिल करते हैं, जैसे हम कूड़ा करकट को जमीन में फेंक देते हैं या दबाते हैं, तो उसको फेंकने से पहले ही क्या कर लेना है, हमको छटाई करके रिसाइकलिंग कर लेना है, जिससे लैंडफिल के लिए जो हम सॉलिड वेस्ट ले जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी। क्लियर है? इट प्रोमोट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए। कॉमनली रिसाइकल्ड मटेरियल्स इंक्लूड्स पेपर। अब इसमें जो सामान्यतः कौन कौन पदार्थों के रिसाइकलिंग किए जा सकते हैं, तो इसमें पेपर है, प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक में समझ लेना कि सिंगल यूज प्लास्टिक हो नहीं होता है। फिर क्या, ग्लास है, जो शीशे हैं, मेटल्स है, धातुएं हैं, और एंड सम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनका भी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। तो हमको इनका क्या करना है, रिसाइकलिंग कर लेनी है। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है कि लैंड डिस्पोजल, लैंड फिल डिस्पोजल, मतलब हमको जो ऐसे पदार्थ हैं कि जिनका हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, उसको लैंड फिल कर दें, मतलब भूमि में उसको दबा के उसको ऊपर से कर दें। और दिल्ली में तो दो पहाड़ हैं, आर्टिफिशियल माउंटेन है, एक तो नॉर्थ दिल्ली में है और एक साउथ दिल्ली के आसपास है, साउथ दिल्ली नहीं, साउथ ईस्ट दिल्ली के आसपास, जो दिल्ली के पास गाजियाबाद है वहां पर है। तो वो लैंड फिल है, कूड़े के पहाड़ हैं। और हम दिल्ली के सीएम ने क्या बोला था, एक बहुत फनी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कई फनी स्टेटमेंट दिए, जिसमें से एक ये भी फनी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से हर 15 दिन पे कोई मंत्री जाता है और कूड़े के पास खड़ा होकर बोलता है, तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को तो यहाँ से जाना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा बोल देने से वो कूड़ा चला जाता है कि नहीं चला जाता है, बट उनके अकॉर्डिंग वो कूड़ा चला जाता है। तो आप भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो कि यूपीएससी के पेपर में फट बैठना है, और नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो वहीं पे खड़े होकर बोलना, तेरे को आना पड़ेगा, तेरे को आना पड़ेगा, तो शायद वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, पता नहीं अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने फनी फनी स्टेटमेंट ये दिया था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है, पता नहीं साइंटिस्ट साइंटिस्ट जो है सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा टेम्परेचर होता है भाई, और कैसा टेम्परेचर होता है, जो उन्होंने इन्वेंट कर लिया है, खोज लिया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, लैंड फिल्स आर डिजाइनेड areas where waste is deposited and converted with soil to minimize environmental pollution, मतलब ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पर जो कूड़ा करकट है या वेस्ट है उसको डिस्पोजल किया जाए, यहाँ पे उसका निस्तारण किया जाए, और इससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। क्लियर है? अब देखो, प्रॉपरली इंजीनियर्ड एंड मैनेज्ड लैंडफिल इंक्लूड लाइनर्स एंड सिस्टम्स टू कलेक्ट लिचेट्स, मतलब लिक्विड जो फॉर्म्ड है, फॉर्म एज वेस्ट डिकम्पोजेज, मतलब इनको पूरी तरह से प्रोसेसिंग की जाती है और इनके बाद इनको क्या कहते हैं, लैंडफिल किया जाता है। द मीथेन गैस रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड मीथेन इमिशंस। ठीक है, हाउएवर इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली लैंडफिल्स कैन pose environmental risk and contribute to soil and water pollution. What kind of problem can be seen in दिल्ली? ठीक है, तो यही चीज है कि हमें लैंडफिल में इन कूड़ा करकट को या सॉलिड वेस्ट को मतलब डिस्पोज करने या उसको फिल करने से पहले हमें सभी इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे इससे प्रदूषण कम से कम हो। ऐसा ना हो कि ये जो हमने यहाँ पे डंप किया है और ये सड़े या इनकी प्रोसेसिंग में मीथेन गैस निसर्जित हो, या ये इस तरह से ऐसे तत्व निकले जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण का कारण बन जाए, जो हमारे लिए क्या हो, अंततः हानिकारक हो जाए। दिल्ली में इसी तरह की समस्या है और बहुत बड़ा दिल्ली में इसमें काम भी किया जा रहा है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कहा कि हम दिल्ली के सीएम खड़ी होकर बोलती हैं, वो बोली कि मंत्री जाके बोलता है तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये भी एक सोल्यूशन का तरीका हो कि कूड़ा डर जाए भाई कि चलो चल यहाँ से, नहीं तो यहीं पता चले कुछ और हो जाए मेरे साथ दुर्घटना। कूड़ा भी तो डरता है इंसान से। ठीक है, चलिए। फिर क्या है, इंसिनरेशन, इसमें क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत उच्च तापमान पर जो सॉलिड वेस्ट है इसको जलाया जाता है और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है या बिजली बनाई जाती है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड कैन प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब ये जो सॉलिड वेस्ट है उसकी मात्रा कम करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्पादन करता है। आल्सो रेजेस
कंसर्न अबाउट एयर पॉल्यूशन, बट जलाओगे तो डिफरेंट टाइप की गैसेस तो निकलेंगे ही यार, तो एयर पॉल्यूशन तो होगा ही, ये भी एक समस्या है। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन एंड इमिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका दहन नहीं करें उच्च तापमान पे और इसको गलत तरीके से अगर दहन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी और हमारा वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। तो इस पे भी बहुत ध्यान देना है कि इसको कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस में इसको जला रहे हैं और कैसे इसको यूज करें। क्लियर है? फिर क्या है, कंपोजिटिंग, मतलब हम इसको डिकम्पोज करके खाद बना दें, मैन्यूर बना दें। इसमें यही है कि द बायोलॉजिकल decomposition of organic waste such as food waste and some paper products which improves the soil by producing nutrients, मतलब हम इस तरह से इसका डिकम्पोज करें और खास करके जो बायोडिग्रेडेबल हैं जैसे पेपर हो गया या खाद्य पदार्थ जो अपशिष्ट हैं उनको हम इस तरह से प्रोसेस करें कि ये सड़ गल कर खाद के रूप में हो जाएं और मिट्टी में मिलकर क्या करें, उर्वरता प्रदान करें। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट creates compost, a valuable resource for increasing soil fertility and enhancing plant growth, मतलब ये क्या हो सकता है, प्राकृतिक रूप से सड़ गलकर ये क्या कर सकता है, प्राकृतिक खाद बन सकता है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ा सकता है और पेड़ पौधों के लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है, कंपोस्टिंग रिड्यूसेस methane emission from landfill and reduce the need for chemical fertilizer। ठीक है, अगर कंपोस्टिंग सही तरीके से किया जाएगा तो इससे मीथेन भी उत्सर्जित हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसका अगर हम सही प्रॉपर तरीके से इसको अगर कंपोस्ट खाद के रूप में बदल लें तो इससे क्या होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और केमिकल फर्टिलाइजर पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब विशेष ध्यान देते हुए इसका निस्तारण करना। इसमें क्या है, certain types of waste such as hazardous waste or certain industrial byproduct required special treatment methods to neutralize or detoxify hazardous components before disposal, मतलब कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनको डिस्पोज करने से या इनका निस्तारण करने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है, उनके हानिकारक प्रभाव को कम करना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा, हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट है वो, या किसी न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट है वो, या कोई केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जो जटिल रसायन संरचना का निर्माण करती है, या फार्मास्यूटिकल से निकलने वाले जो वेस्टेज हैं, इनके लिए क्या होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदरवाइज इनका निस्तारण हम करेंगे लेकिन दुष्प्रभाव इसका और बढ़ सकता है। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखना है, दीज ट्रीटमेंट्स में इन्वॉल्व केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सो दैट द वेस्ट इज लेस हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, मतलब इसमें विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज इनके प्रोसेसिंग में अगर कोई गलती हो गई तो ये हमारे पर्यावरण को या पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग का चैप्टर था, इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये हम लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास थी। अब हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे किसी नए दिन नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।